हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी एमपी एडीपीओ की और एमपी डीएलएओ की डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर की वैकेंसीज आ चुकी हैं। मैंने एडीपीओ पे लास्ट 2 लेक्चर्स अपने डाल दिए हैं। ठीक है, जो हमारी बैचेस चालू हो रही है उसके बारे में वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स दे दी हैं। 15 ऑफ जून से हमारी एमपी एडीपीओ की बैच स्टार्ट हो रही है और साथ ही साथ 15 ऑफ जून से ही हम डीएलएओ की भी बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको इन कोर्सेज में इंटरेस्ट हो, आप इसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन लीगल नर्सरी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। आज हम डीएलएओ के लिए और एडीपीओ के लिए कॉमन सब्जेक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसको देख लेते हैं। सेक्शनल पार्ट्स देखते हैं, काफ़ी सारी इसमें जो डेफिनेशंस हैं सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है वो 50 से ज़्यादा हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आज हम लोग डील कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सी जो है जो ज़्यादा फोकस के साथ में हमको देखनी चाहिए। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, सारे ही आपको नंबर वाइज सीक्वेंस वाइज याद रखनी है, लेकिन कुछ एक थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो उनको देख लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती जाए। उसके साथ ही मैं एडीपीओ और डीएलओ के लिए कुछ कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे भी लाते रहूँगा, टाइम बाउंड मैनर रहता है, तो जैसा भी पॉसिबल रहेगा आपके लिए वीडियोस जरूर लाए जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 में हमारी डेफिनेशन दे रखी है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हम लोग देख रहे हैं, सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, वो देखते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कुछ। तो आपकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है अबांडन्ड चाइल्ड की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मीन्स अ चाइल्ड deserted by biological or adoptive parent or guardians who has been declared as abandoned by the committee after due inquiry। इसका मतलब abandoned child का मतलब ऐसा बच्चा जिसको बायोलॉजिकल उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया हो या फिर अडोप्टिव पेरेंट्स ने छोड़ दिया हो, जिन्होंने अडोप्ट करा हो उन्होंने छोड़ दिया हो, या फिर अगर वो किसी गार्डियनशिप के अंडर है तो वहां से उसको अबांडन कर दिया गया हो। और ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, जो कमिटी रहेगी वो इंक्वायरी करेगी और उसके बाद में अगर वो डिक्लेयर करती है कि हाँ उसको अबांडन कर दिया है फ्रॉम बायोलॉजिकल गार्डियनशिप, अडोप्टिव गार्डियनशिप और एनी अदर गार्डियनशिप, तो उसके बाद में उसको हम अबांडन चाइल्ड की परिभाषा में ले आएंगे। ओके, ठीक है। तो हमारी पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई। दूसरी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अडॉप्शन। अडॉप्शन क्या होता है? मीन्स द प्रोसेस। अडॉप्शन क्या है? एक प्रोसेस है थ्रू विच अडॉप्टेड चाइल्ड इज परमानेंटली सेपरेटेड फ्रॉम हिज बायोलॉजिकल पेरेंट। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि जो चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड जो रहती है वो परमानेंटली सेपरेट हो जाती है बायोलॉजिकल पेरेंट से। यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है बायोलॉजिकल पेरेंट। ओके, एंड बिकम्स द लॉफुल चाइल्ड ऑफ हिज अडॉप्टिव पेरेंट with all the rights, privileges, responsibility that are attached to biological child। ठीक है, तो ये लॉफुल चाइल्ड बन जाता है अडॉप्टिव पेरेंट का, उन्हीं सारे अधिकारों के तहत, प्रिविलेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसके लिए फुलफिल करते हैं, वैसे ही वो यहाँ पे सारी एंटरटेन करेगा, एंजॉय करेगा। ओके, डेट आर अटैच्ड टू अ बायोलॉजिकल चाइल्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारी जो है वो रहेगी एडमिनिस्ट्रेटर की। मीन्स एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑन हुम मजिस्ट्रियल पावर्स हैज बीन कन्फर्ड। तो कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल जो कि इस रैंक से नीचे का ना हो, डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द स्टेट जिसके ऊपर मजिस्ट्रियल पावर्स कन्फर करी गई हो, बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं। उसके बाद आ जाती है हमारी आफ्टर केयर की डेफिनेशन, भी काफ़ी अच्छी है। तो सारी डेफिनेशन ही जैसा मैंने बताया, लेकिन इसमें सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यह है who have completed the age of 18 years but not have completed the age of 21 years, है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बेगिंग। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब soliciting or receiving arms in public place or entering into any private premises for the purpose of soliciting or receiving arms under any pretense। ठीक है, सेम डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो बहुत कुछ रिलेट करती है, हमारे आईपीसी में भी ये दे रखी है बेगिंग की।
कहाँ दे रखी है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्सटोर्टिंग आर्म्स एनी सॉर वुंड इंजुरी डिफॉर्मिटी और डिसीज वेदर ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन और ऑफ एनिमल। ठीक है, इसका मतलब एक्सटोर्टिंग आर्म्स मतलब पैसा कमाने के लिए, पैसा लेने के लिए किसी तरह का अपना कोई इंजुरी वगैरह शो करता है, कोई चोट शो करता है या कोई बीमारी बताता है किसी की, किसी इंसान की, खुद की या फिर कोई जानवर की, है ना, तो ये उसमें आ जाता है। फिर अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारी इसमें रहेगी, वो है सेंट्रल ऑथोरिटी की। मीन्स द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर द हैग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी है, इसमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैग कन्वेंशन के अंतर्गत आती है, वो कन्वेंशन काय पे था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन इंटर कंट्री अडॉप्शन पे। कब आया था, 1993 पे। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा, इन चीज़ों को याद रखिएगा। उसके बाद दो सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन इस एक्ट की, वो हमारी है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। चाइल्ड इन नीड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ मतलब अ चाइल्ड हु इज एलिज्ड और फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 years of age on the date of commission of such offense। कोई ऐसा चाइल्ड जिसने की कोई अपराध करा है, बताया गया है कि इसके द्वारा कोई अपराध कारित हुआ है और जिस समय वो अपराध कारित हुआ है, उसने वो क्राइम ऑफेंस करा है, उस समय उसकी एज क्या थी, 18 ईयर्स थी, या 18 ईयर कंप्लीट नहीं करे गए थे, है ना, 18 ईयर से कंप्लीट ज़्यादा नहीं थी। हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं करे थे उस डेट को, ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। याद रखिएगा, कमीशन वाली डेट हम काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इसका मतलब काफ़ी बड़ी डेफिनेशन है आपकी है, हु इज फाउंड विदाउट एनी होम और सेटल्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड विदाउट एनी ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उसमें इंक्लूड होता है ना, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये मान लीजिए। तो पहला ये मान लिया जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। दूसरा, हु इज फाउंड वर्किंग इन कंट्रावेंशन ऑफ लेबर लॉज फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स और इज फाउंड बेगिंग और लिविंग ऑन द स्ट्रीट। दूसरे में क्या आ जाता है, जो क्या कर रहा है, काम कर रहा है इन कंट्रावेंशन ऑफ लेबर लॉ, लेबर लॉ के अगेंस्ट उससे काम कराया जा रहा है, या वो कर रहा है मजबूरी में, या फिर भीख मांग रहा है, या फिर स्ट्रीट पे रह रहा है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। थर्ड, हु रिसाइड्स विद अ पर्सन, जो किसी ऐसे इंसान के साथ रहता है जो कि वेदर अ गार्डियन ऑफ द चाइल्ड और नॉट, वो इंसान उसका गार्डियन हो या ना हो, और वो इंसान जिसके साथ वो रह रहा है वो क्या करता है, हैज इंजर्ड एक्सप्लॉइटेड अब्यूज्ड और नेग्लेक्टेड द चाइल्ड और हैज वायलेटेड एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स मींट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, जो चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए कानून बने थे उन सब का वायलेशन करता है, इंजुरी देता है, एक्सप्लॉइट करता है, अब्यूज करता है, सारी चीज़ें उस चाइल्ड के साथ में करता है, भले ही वो गार्डियन हो या ना हो। ठीक है, हैज थ्रेटन टू किल, थ्रेट करता है मारने के लिए, इंजर करने के लिए, एक्सप्लॉइट और अब्यूज, और देयर इज रीजनेबल लाइक्लीहुड ऑफ द थ्रेट बिंग कैरिड आउट, या फिर ऐसे कोई संभावना हो कि इस तरह का कोई थ्रेट जो है वो उसके अगेंस्ट में हो सकता है, घटना उसके अगेंस्ट में घटित हो सकती है। उसके बाद में हैज किल्ड, मार दिया है, एब्यूज्ड, नेग्लेक्टेड, एक्सप्लॉइटेड सम अदर चाइल्ड, किसी दूसरे बच्चे को उसने ऑलरेडी ऐसा कुछ करा है, और चिल्ड्रन एंड देयर इज अ रीजनेबल लाइक्लीहुड ऑफ द चाइल्ड इन क्वेश्चन बीइंग किल्ड, और दूसरे बच्चे को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये जो नेक्स्ट बच्चा है इसके साथ भी सेम ही कृत्य वो करेगा, लाइक्लीहुड ऑफ द चाइल्ड इन क्वेश्चन बीइंग किल्ड। ठीक है, सेम ऑफेंस कमिट करेगा उसके अगेंस्ट भी। अगला, हु इज मेंटली, अब यहाँ पे मेंटली वर्ड याद रख लीजिएगा, ऐसा कुछ कुछ एक एक कीवर्ड निकालने, तभी ये सीक्वेंस वाइज आपको चीजें याद रहेंगी, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकेगा, है ना। हु इज मेंटली इल और मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड और सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल और इनक्योरेबल डिसीज। ठीक है, हैविंग नो वन टू सपोर्ट और लुक आफ्टर और हैविंग पेरेंट्स और गार्डियन अनफिट टू टेक केयर, ये सारी बीमारियां तो है, और उसके साथ में ही उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसका उसका ख्याल रखे, उसको सपोर्ट करे, या फिर जो गार्डियन और पेरेंट्स है वो खुद अनफिट हैं टू टेक केयर, इफ सो फाउंड बाय द बोर्ड और द कमिटी, और ये सारी चीजें कौन पता लगाता है, कौन देखता है, कमिटी या बोर्ड। ठीक है,
नाउ अगला, हु हैज अ पेरेंट और गार्डियन, सच पेरेंट और गार्डियन इज फाउंड टू बी अनफिट और इनकैपेसिटेटेड बाय द कमिटी और द बोर्ड टू टेक केयर फॉर द प्रोटेक्ट ऑफ द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। पहले वाले जैसा ही हमारा, जो उसकी सुरक्षा करने में असमर्थ हो किसी तरीके से और उसकी देखभाल करने में असमर्थ हो। नेक्स्ट, हु डजंट हैव पेरेंट्स एंड नो वन इज विलिंग टू टेक केयर ऑफ और हुज पेरेंट्स हैव अबैंडन्ड और सरेंडर्ड हिम। ठीक है, सिंपल है ये भी। हु इज मिसिंग और रन अवे, हु इज मिसिंग और रन अवे चाइल्ड और हुज पेरेंट कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर मेकिंग रीजनेबल इंक्वायरी इन सच मैनर एज मे बी फाउंड। जो बच्चा भाग गया हो घर से या मिसिंग हो गया हो, ठीक है, और जिसके पेरेंट्स रीजनेबल इंक्वायरी के बाद भी नहीं मिल पा रहे हो, तो ऐसे बच्चों को हम क्या करेंगे, क्या देख रहे हैं हम, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, है ना। अगला, who has been or is being or is likely to be abused, tortured, exploited for the purpose of sexual abuse or illegal act, sexual abuse और illegal act के लिए वो torture हुआ हो, abused हुआ हो, who is found or vulnerable and likely to be inducted into drug abuse और trafficking, जो vulnerable हो और क्या हो, ये संभावना हो कि वो ड्रग एब्यूज में या फिर ट्रैफिकिंग में शामिल हो सकता है, हो जाएगा। अगला, हु इज बीइंग और इज लाइकली टू बी अब्यूज्ड फॉर अनकॉन्शनेबल गेन्स, गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए उसका उपयोग हो सकता है। हु इज विक्टिम, पैसा ही और दूसरे भी जो भी गेन्स हो सकते हैं उन सब की बात कर रहा है। हु इज विक्टिम ऑफ और अफेक्टेड बाय एनी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सिविल अनरेस्ट और नेचुरल कैलामिटी, इन तीनों के तहत अगर ऐसी कोई घटना हुई है, ऐसा कोई इवेंट हुआ है और उसके वजह से वो क्या है, उसका विक्टिम बन गया हो, अपने माता पिता को खो दिया हो या फिर बिछड़ गया उनसे, तो उसको भी हम लोग उसी परिभाषा में लेंगे, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, सिविल अनरेस्ट और नेचुरल कैलामिटी। उसके बाद में, हु इज एट इमिनेंट रिस्क of marriage before attaining the age of marriage and whose parent, family member, guardian or any other person are likely to be responsible for solemnization of such marriage, जो कि इमिनेंट रिस्क पे हो, खतरा हो, विक्टिम हो एक तरीके का, काय का कि उसकी शादी की उम्र नहीं हुई है और उसके पहले ही उसके जो गार्डियन है, माता पिता है, वो उसकी मैरिज करवा रहे हैं और उस मैरिज के रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ऐसे बच्चे को भी हम इस डेफिनेशन में लाएंगे। फिर हम अब हमारी अगली डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो आ जाती है 16th। ओके, child legally free for adoption means a child declared as such by the committee after making due inquiry, इंक्वायरी करने के बाद में जो कमेटी डिक्लेयर करती है अंडर सेक्शन 38, उसको बोलते हैं चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। इस डेफिनेशन में कुछ समझने वाला नहीं है, लेकिन 16th नंबर पे ये डेफिनेशन है, बस ये याद रखने वाली बात है ना, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बोला गया है। आगे ये दोनों भी काफी महत्वपूर्ण है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर एंड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, ये कहाँ दे रखा है, तो नंबरिंग याद रखनी है, 17th एंड 18th मीन्स एन ऑफिसर अटैच टू द चिल्ड्रन होम्स। ये कौन होता है, वेलफेयर ऑफिसर, जो कि चिल्ड्रन होम्स में अटैच रहता है, फॉर कैरिंग आउट द डायरेक्शन गिवन बाय द कमिटी और बोर्ड, कमिटी और बोर्ड जो डायरेक्शन देती है उसको फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड सच अंडर सेक्शन 107। ठीक है, उसके बाद में आ जाती है हमारी 20th, चिल्ड्रंस कोर्ट मीन्स कोर्ट स्टेब्लिश अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005, कायम में स्टेब्लिश हुई है अंडर द कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 और स्पेशल कोर्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉस्को में हुई है गठित, वेयर एवर एग्जिस्टिंग एंड वेयर सच कोर्ट हैव नॉट बीन डेजिग्नेटेड, और जहाँ पे डेजिग्नेट नहीं करी गई है ऐसी कोर्ट, तो फिर कौन सी कोर्ट आएंगी, कोर्ट ऑफ सेशन। तो फिर चिल्ड्रन कोर्ट कौन सी रहेंगी, कोर्ट ऑफ सेशन, अगर इन दो एक्ट में गठित नहीं हुई है तो। ठीक है, आगे आ जाता है हमारा 23, कोर्ट कौन सी होगी, चिल्ड्रन कोर्ट देख लिया, अब कोर्ट क्या होगी, कोर्ट का मतलब है कोई भी सिविल कोर्ट विच हैज जुरिस्डिक्शन इन मैटर्स ऑफ अडॉप्शन एंड गार्डियनशिप, इसका जुरिस्डिक्शन है में इंक्लूड कौन कौन सी कोर्ट्स इंक्लूड रहेंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट एंड सिटी सिविल कोर्ट्स, ये याद रखेगा तीन नाम। ये वाली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फिर आपकी। कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है, कोई भी ऐसा पनिशमेंट मीन्स द सब्जेक्टिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय एनी पर्सन, किसी भी इंसान के द्वारा किसी चाइल्ड को ऐसा पनिशमेंट दिया गया जो कि फिजिकल नेचर तो हो और क्या इन्वॉल्व करता हो, डेलिब्रेट इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन, जिसमें पेन हो, है ना, दर्दनाक कोई पनिशमेंट हो, पेन एज अ रिट्रीब्यूशन फॉर ऑफेंस, रिट्रीब्यूशन फॉर ऑफेंस मतलब जो ऑफेंस उसने करा है
उसके अगेंस्ट में उसके लिए कोई ऐसा पनिशमेंट उसको दिया जाता है जो कि पेनफुल हो, तो इसको बोलते हैं रिट्रीब्यूशन, उसके बदले में देना। ठीक है। और फॉर द पर्पस ऑफ डिसिप्लिनिंग और रिफॉर्मिंग द चाइल्ड, तो पहला तो हमने देख लिया रिट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट, या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट चाइल्ड को डिसिप्लिन करना या फिर रिफॉर्म करना चाइल्ड को, कि सुधार कर सके चाइल्ड में, डिसिप्लिन कर सके चाइल्ड। तो आपका 24th नंबर वाली डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट हो गई। फिर चाइल्ड लाइन सर्विसेज भी अच्छी है, मीन्स 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विस, आउटरीच सर्विस फॉर द चिल्ड्रन क्राइसिस विच लिंक्स देम टू इमरजेंसी फॉर लॉन्ग टर्म केयर एंड रिहेबिलिटेशन। बस ये याद रख लीजिएगा, चाइल्ड लाइन सर्विसेज कहाँ पर है, 25 में। उसके बाद में हम देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट 29 एंड 30, दोनों सेम है लगभग। फोस्टर केयर, फोस्टर फैमिली मीन्स प्लेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय द कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ अल्टरनेट केयर इन द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट ऑफ फैमिली। कैसा एनवायरनमेंट रहना चाहिए, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, फैमिली अदर देन द चाइल्ड्स बायोलॉजिकल फैमिली। लेकिन ये जो भी रहेगा आपका प्लेसमेंट, ये कहाँ पे नहीं होना चाहिए, बायोलॉजिकल फैमिली में नहीं, अदर देन बायोलॉजिकल फैमिली डेट हैज बीन सिलेक्टेड, क्वालिफाइड, अप्रूव्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग सच केयर। ठीक है। और कौन सिलेक्ट करेगा, कमेटी सिलेक्ट करेगी। Foster family means a family found suitable by the district child protection unit to keep the children in foster care under section 44। ठीक है। फोस्टर फैमिली कौन फाउंड करता है, किसको अधिकार है बताने का, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को। ठीक है। उसके बाद में गार्डियन की परिभाषा काय में दे रखी है, तो 31 में, गार्डियन इन रिलेशन टू अ चाइल्ड मीन्स हिज नेचुरल गार्डियन और पर्सन हैविंग इन द ओपिनियन ऑफ द कमिटी और एज द केस में भी बोर्ड, दो संस्थाएं कमिटी और बोर्ड, द एक्चुअल चार्ज ऑफ द चाइल्ड। क्या बोलती हैं, क्या पता लगाती हैं, क्या ओपिनियन रहता है कमिटी और बोर्ड का, कि एक्चुअल चार्ज किनके पास में है, चाइल्ड का इनके पास में है। तो उन गार्डियन को क्या बोल देती हैं, वो नेचुरल गार्डियन है, किसी और इंसान को क्या बोल देती हैं, वो गार्डियन बोल देती हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिटी और एज द केस में भी द बोर्ड एज ए गार्डियन इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। ओके। काफ़ी सारी डेफिनेशन से याद रख पाना बहुत मुश्किल है, बार बार आप इसको पढ़ेंगे तभी याद रहेगा। और एक्ट्स भी काफ़ी सारे हैं, 28 एक्ट्स हैं, तो बिल्कुल लग जाइए आप, छोड़िएगा नहीं, है ना। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं या फिर आप इसको टेस्ट के माध्यम से समझना चाहते हैं, जैसे हम समझा रहे हैं, आपको सही लग रहा है, तो बिल्कुल आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम फीस में ही हमने लिस्ट करा हुआ है एडीपीओ का भी और डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर का भी। वहाँ पे आपको टेस्ट वगैरह भी नियमित कंडक्ट कराए जाएंगे, जैसे डेफिनेशन पार्ट हुआ आपका, अब ये याद कैसे रहे, तो इसके लिए एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, तो उससे आपका इसमें जो कमांड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना। ये फ़ायदा रहता है क्लासेस का। और लाइव इंटरेक्टिव सेशंस हमारे रहेंगे क्लास में, और इन केस अगर आप मिस आउट कर देते हैं, किसी दिन नहीं अटेंड कर पाते हैं या लेट हो जाते हैं अटेंड करने में, तो आपको रिकॉर्डेड वर्जन्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे उसी दिन, सेम डे। ठीक है। तो आपको बस करना ये है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और टेलीग्राम चैनल की भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि सारी अपडेट्स आपको जो भी नेक्स्ट लेक्चर की रहे वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, है ना। चलिए, अब आ जाता है हीनियस ऑफेंस वाले पे। इसका मतलब पनिशमेंट याद रखनी है, मिनिमम पनिशमेंट अंडर द आईपीसी और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स 7 ईयर्स और मोर, बस ये याद रख लीजिएगा। ठीक है। और कौन से लॉ की बात कर रहा है, आईपीसी या फिर कोई अदर लॉ भी इसमें शामिल हो सकता है। और मिनिमम पनिशमेंट कितनी रहेगी, 7 साल या और मोर, है ना। इंटर कंट्री अडॉप्शन भी अच्छी डेफिनेशन है, मीन्स अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इंडिया बाय, अडॉप्शन किसके द्वारा होता है, बाय नॉन रेसिडेंट इंडियन और बाय पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और बाय फॉरेनर। ये तीन लोग याद रख लीजिएगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर फॉरेनर के द्वारा। जुवेनाइल कौन है, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, ये भी याद रख लीजिए। ठीक है। अब आ जाते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन में, बस ये याद रख लीजिएगा, जो बाहर रहा हो 1 साल से ज़्यादा। फिर सीधे आ जाते हैं अब ऑब्जर्वेशन होम पे। 40 मीन्स एन ऑब्जर्वेशन होम एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो एस्टेब्लिश्ड और रिकॉग्नाइज्ड हो किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट में या फिर ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट में, इधर बाय इटसेल्फ सरकार के द्वारा और थ्रू वॉलंटरी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एंड इज रजिस्टर्ड एज सच।
बस कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इस पूरे एक्ट में कोई ज़्यादा समझने वाली डेफिनेशंस नहीं है, जितनी भी है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, है ना। टेक्निकल कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट कुछ सिलेक्ट करके लाया हूँ जो एग्जामिनेशन में आने की जिनकी संभावना ज़्यादा रहती है ना। नाउ ओपन शेल्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, मीन्स अ फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन बाय द अगेन स्टेट गवर्नमेंट। और ये क्या है, फैसिलिटी है चिल्ड्रन के लिए, यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं कहीं वर्ड है, यहाँ पे है इधर बाय इटसेल्फ एंड अगेन बाय वॉलंटरी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और एनजीओ दोनों के द्वारा ही ये इस्टेब्लिश करी जा सकती हैं। उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी ऑर्फन की ही आ जाती है 42। कौन होता है ये, ऑर्फन मीन्स अ चाइल्ड हु इज विदाउट बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट और लीगल गार्डियन, जिसके पास ना लीगल गार्डियन है, ना अडॉप्टिव पेरेंट है और ना ही बायोलॉजिकल पेरेंट है, तीनों चीजें ही नहीं है। और हुज लीगल गार्डियन इज नॉट विलिंग टू टेक और कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, और जिसके लीगल गार्डियन अगर कोर्ट ने अपॉइंट कर रखे हैं तो वो या तो कैपेबल नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए या फिर इच्छुक नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए, तो दोनों ही कंडीशन में वो ऑर्फन कहलाएगा। उसके बाद में आ जाता है हमारा पेटी ऑफेंसेस। ये भी बताइएगा सीआरपीसी में कहाँ दे रखा है। इंक्लूड्स द ऑफेंस फॉर विच द मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर द आईपीसी। अब वहाँ पे क्या टर्म यूज था, मिनिमम हीनियस में, यहाँ पे क्या यूज है, मैक्सिमम। और एनी अदर क्राइम इन फोर्स इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक की कारावास, है ना, आईपीसी में और किसी दूसरे कानून में भी। नाउ प्लेस ऑफ सेफ्टी, ये भी देख लीजिएगा, कोई खास है नहीं समझने वाली। कोई भी प्लेस और इंस्टीट्यूशन नॉट बीइंग अ पुलिस लॉकअप, जो कि बस पुलिस लॉकअप ना हो और जेल ना हो, एस्टेब्लिश सेपरेटली अटैच टू एन ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम एज द केस में बी, द पर्सन इन चार्ज ऑफ विच इज विलिंग टू रिसीव एंड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एलेज्ड और फाउंड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बाय एन ऑर्डर ऑफ द बोर्ड। किसके द्वारा, बोर्ड या चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, पर्सन इन चार्ज, ठीक है ना, जो कि विलिंग हो टू रिसीव एंड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बोथ ड्यूरिंग इंक्वायरी एंड ऑन गोइंग रिहेबिलिटेशन आफ्टर हैविंग बीन फाउंड गिल्टी फॉर अ पीरियड एंड पर्पस। ठीक है, तो इंक्वायरी के समय भी और जब वो गिल्टी फाउंड हो जाता है उसके बाद रिहेबिलिटेशन के लिए भी जहां पे उसको रखा जाता है वो होती है प्लेस ऑफ सेफ्टी। लेकिन ये क्या नहीं होना चाहिए, पुलिस लॉकअप और जेल नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आ गया आपका सॉरी प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज प्रोबेशन ऑफिसर अंडर द कौन से एक्ट में, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, और दूसरे नाम से क्या जाना था, लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। ठीक है, रिलेटिव की बात कर लेते हैं। तो रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव इन रिलेशन टू अ चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ अडॉप्शन अंडर दिस एक्ट मीन्स अ पैटर्नल अंकल, आंट, मैटरनल अंकल, आंट, पैटर्नल ग्रांड पेरेंट और मैटरनल ग्रांड पेरेंट। तो बस पैटर्नल मैटरनल दोनों तरफ से याद रख लीजिएगा, अंकल, आंट और ग्रैंड पेरेंट, है ना, 52 में। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि इस रिलेटिव की परिभाषा में कौन कौन शामिल है और कौन कौन शामिल नहीं है। नाउ सीरियस ऑफेंसेस include the offense for which the punishment under the IPC again or any other law for the crime is imprisonment between 3 to 7 years। 3 to 7 इसको क्या बोलेंगे, सीरियस ऑफेंसेस। हीनियस ऑफेंस क्या था, जिसमें आपकी मिनिमम थी 7, और पेटी ऑफेंसेस क्या था कि मैक्सिमम 3, और बीच के जो है आपके 3 to 7 के क्या है, सीरियस। ओके, ये भी दोनों 55 एंड 56 भी इंपॉर्टेंट है। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट कौन होता है, यूनिट ऑफ रेगुलर पुलिस फोर्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और सिटी और ऐसे केस में भी बाय, या फिर कोई और दूसरी पुलिस यूनिट हो जैसे कि रेलवे वगैरह, उसका एक पार्ट जो रहता है यूनिट का, उसको हम स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बोल सकते हैं, जो कि डेजिग्नेटेड करी गई हो ना। स्पेशल होम क्या हो सकता है, इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वॉलंटरी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के द्वारा आगे से, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 48 फॉर हाउसिंग, काय के लिए, हाउसिंग एंड प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज टू चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ who are found through inquiry to have committed an offense and are sent to such institution by an order of the board। बोर्ड के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है इंक्वायरी के बाद में, और जब वो गिल्टी फाउंड हो जाते हैं तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो घर बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है स्पेशल होम्स। स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी क्या होता है, एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एनजीओ recognized under section 65 for
हाउसिंग ऑर्फन्स, अबांडेंट और सरेंडर्ड चिल्ड्रन, ये तीनों टर्मिनोलॉजी किस किस के लिए रहती है? ऑर्फन के लिए, अबांडेंट के लिए या फिर सरेंडर्ड चिल्ड्रन के लिए। प्लेस्ड देयर बाय ऑर्डर ऑफ द कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ अडॉप्शन, है ना। तो इसमें स्पेशल होम वाली चीजें नहीं आती, याद रखेगा। स्पेशल होम अलग है, वो किन के लिए है? जो कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है। बस ये कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान रखना है, कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, तो वो इन जगह पे उनको नहीं रखा जाएगा, और ये जो लोग हैं इनको वहां नहीं रखा जाएगा, है ना। अब लास्ट हमारी हम देख लेते हैं सरेंडर्ड चाइल्ड, मीन्स अ चाइल्ड हु इज रिलिंक्विस्ड बाय द पेरेंट, पेरेंट के द्वारा छोड़ दिया गया हो, और गार्डियन के द्वारा, मीन्स अ चाइल्ड हु इज रिलिंक्विस्ड बाय द पेरेंट और गार्डियन टू द कमिटी को दे दिया हो ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, सोशल फैक्टर्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड एज सच बाय द कमिटी को सुपुर्द कर दिया गया हो पेरेंट के द्वारा, गार्डियन के द्वारा, और जो सिचुएशंस उनने साइड करी गई हो वो कौन सी हो? फिजिकल ग्राउंड, इमोशनल ग्राउंड, या फिर सोशल फैक्टर जो कि उनके कंट्रोल से बाहर है, और कमिटी को लगता है कि हाँ ये अब चाइल्ड का ढंग से देखभाल करने में, टेक केयर करने में असमर्थ रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन क्लोजेस पूरे हो गए। और भी इंपॉर्टेंट जो भी इसके सेक्शंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम धीरे धीरे देखते रहेंगे, सारे एक्ट कोशिश करेंगे कवर कर सकें। थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट्स रहता है यूट्यूब पे, तो उतना नहीं हो पाता है। तो आप अगर चाहें तो कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे एक्ट्स जो हैं वो इसी तरीके से डीप मैनर में समझाए जाएंगे, है ना। तो चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।